वेलकम एवरीवन। इस पार्ट में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे चैप्टर 6 को, जो है आर्टिकल 22 के बारे में। आगे हम देखेंगे कि आर्टिकल 22 जो है वो कैसे एक एक्यूज्ड पर्सन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, आपने चैप्टर 2 के अंदर रूल ऑफ लॉ को भी पढ़ा है। इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति जो है कानून की नज़र में बराबर रहता है, ठीक है। और इसके अंदर पुलिस भी आती है। पुलिस को भी सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। पुलिस को जो भी केस इन्वेस्टिगेट करने होते हैं वो कानून की जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन ले डाउन की हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं पुलिस को, उसी के दायरे में रह करके पुलिस को अरेस्ट करना होता है, ठीक है, डिटेंशन करना रहता है और फिर इंट्रोगेशन करना होता है। So the police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ना तो किसी को टॉर्चर करने की अनुमति रहती है, ना किसी को पीटने की और ना किसी को शूट करने की। सो दे कैन इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन फॉर पेटी ऑफेंसेस। और किसी भी प्रकार का जो ऑफेंस है, अपराध है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसी हैं जिस पे वो पनिशमेंट दे सकती है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 22 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटीज टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फंडामेंटल राइट्स। जो संविधान का आर्टिकल 22 है वो हमें जो संविधान का आर्टिकल 22 है वो ये प्रोवाइड करता है कि जितने भी लोग हैं या एक्यूज्ड पर्सन है, जो अरेस्टेड पर्सन है, तो देखिए क्या अधिकार है उनके। द राइट्स टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। कि एक्यूज पर्सन को ये अधिकार रहता है कि जिस टाइम पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको अरेस्ट करने का कारण बताया जाए, ठीक है। ये उसका पहला राइट है।
उसके बाद देखिए जो सेकंड राइट है, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, कि अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। थर्ड पॉइंट इज द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और कस्टडी, कि जब तक भी कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में रहता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता और ना ही उसको किसी प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी उसी का एक फंडामेंटल राइट आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि जितने भी कन्फेशंस होते हैं, कन्फेशंस मीन्स कि जितनी भी बात मनवाई जाती हैं उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस कस्टडी में, वो एक एविडेंस के रूप में, एक सबूत के तौर पर जो है अदालत में यूज़ नहीं कर सकती, उसको कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी जितनी भी कन्फेशंस हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, वो एज ए प्रूफ के रूप में नहीं माने जाएंगे। ये फिफ्थ इसका फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, ए बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। तो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ही जो है 15 साल के बच्चे या फिर वुमेन्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन नहीं बुलाए जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े हैं जो आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है किसी भी एक्यूज पर्सन को। ठीक है, जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको ऑफेंस के बारे में बताया जाता है। उसके बाद 24 आवर्स की टाइमिंग में उसको विद इन द 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं कर सकती पुलिस। और फोर्थ पॉइंट था कि उसकी स्टेटमेंट को एज एविडेंस के रूप में जो है वो नहीं रख सकते। और फिफ्थ में पॉइंट ये है कि 15 इयर्स तक के जो बच्चे हैं और जो वुमेन्स हैं उनको क्वेश्चनिंग करने के लिए, सवाल पूछने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। आगे देखिए, so the Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that police and other agencies have to follow the arrest, detention and the interrogation of any person। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिक्वायरमेंट हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जिसको फॉलो करना रहता है पुलिस को। ठीक है, और पुलिस एजेंसी हैं जो भी हैं अरेस्ट के दौरान डिटेंशन, जो भी डिटेन करते हैं किसी भी अपराधी को, ठीक है, और इंट्रोगेशन करते अपनी जांच पड़ताल करते हैं। सो दीज आर नोन एज द DK बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दिस इंक्लूड। तो ये जो निर्देश हैं DK बासु जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं पुलिस को जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है पुलिस। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, देखिए, द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरिड out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tags with their designations। कि जब भी पुलिस जो है किसी भी अरेस्ट या इंट्रोगेशन को करती है तो उसको बिल्कुल क्लीन और एक्यूरेट वर्ड्स में अपना आइडेंटिफिकेशन, जो अपनी पहचान है, वो शो करनी होती है। ठीक है, उनके नेम टैग्स लगे हुए रहते हैं। उसके बाद देखिए, ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। तो जब भी वो किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो ये रिकॉर्ड किया जाता है कि किस टाइम पे किस जगह पर वो अरेस्ट हुआ है। ठीक है, अरेस्टिंग का काम हुआ है, इंट्रोगेशन हुआ है। इट्स आल्सो टू बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड ए फैमिली मेम्बर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। और इसके बाद इसको अटेस्ट करवाना भी, मतलब इसको प्रमाणित करवाना भी ज़रूरी रहता है किसी एक विटनेस के द्वारा, जो उस अरेस्ट किए गए परिवार का एक कोई भी व्यक्ति रह सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर रह सकता है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। और जो अरेस्टेड मेमो रहता है, ठीक है, उसमें काउंटर साइन करवाए जाते हैं फिर, ठीक है, उस अरेस्टेड पर्सन की। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड
हैज़ राइट टू फॉर्म रिलेटिव फ्रेंड और वेल विशर। अब जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, ठीक है, या फिर किसी भी उसके जो शुभ चिंतक है, वेल विशर है, तो किसी को वो इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई इस एक्यूजिशन के लिए, ठीक है, उसको जो है अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे सकता है। सो fourth point is when a friend or relatives live outside the district, the time, place of the arrest and venue of the custody must be notified by the police within 8 to 12 hours arrest। भी किसी भी फ्रेंड को या उसके रिश्तेदार को यदि वो उस ज़िले से बाहर है तो जहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, टाइम पे, किस टाइम पे उसको अरेस्ट किया गया है, ये सब बातों का जो इंफॉर्मेशन है वो उसको देना होता है विद इन 8 to 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे में। ये जो निर्देश हैं, ये जो अपने इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पुलिस को फॉलो करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, और इन गाइडलाइंस को, इन दिशा निर्देशों को बोला जाता है DK बासु गाइडलाइंस। So now let us return to the story of Shanti and answer the following questions। तो देखिए, हमने पार्ट 1 के अंदर एक स्टोरी के ऊपर डिस्कशन किया था जो शांति और मिस्टर एंड मिसिस सिंधे के बारे में थी, ठीक है। शांति के ऊपर जिसपे जो जो है चेन थेफ्ट का उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा था, आरोप लगा था। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है ये, व्हेन शांति वाज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, ठीक है, जब शांति को चोरी के लिए अरेस्ट किया गया, SI राव आल्सो केप्ट हर ब्रदर सुशील इन द पुलिस लॉक अप फॉर 2 days। तो SI राव ने, सब इंस्पेक्टर राव ने शांति के ब्रदर को लॉकअप में 2 दिन के लिए रखा था। सो वाज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम, तो क्या उसको डिटेन करे किए रखना 2 दिन तक के लिए, क्या वो लीगल था, कानूनी था। डज इट वायलेट द DK बासु गाइडलाइंस, वो क्या ये DK बासु की जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन नहीं था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो लगता है कि ये बिल्कुल वायलेशन था, ठीक है। और जो उसके फंडामेंटल राइट्स भी हैं उसका भी कुछ वायलेशन रहा है, जैसे कि उसको विद इन 24 आवर्स जो है के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक है। उसके अलावा उसको पीटा गया, जो किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन रहता है आर्टिकल 22 में
बताया गया है कि किसी भी एक्यूज पर्सन को जो है पुलिस जो है मार नहीं सकती, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती। तो डीके बासु गाइडलाइंस में भी इंटरोगेशन जैसे रहती है पुलिस की, वो भी फॉलो नहीं किया उन्होंने। उसके बाद सेकंड क्या है कि जो डीके जो एसआई राव थे, क्या उसके पास विटनेस थे, ठीक है, उसके पास क्या कंप्लीट एविडेंस थे शांति को गिल्टी प्रूव करने के लिए, ठीक है, दोषी प्रूव करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों की जो पूर्ति है, जो इन सब चीज़ों की जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो पुलिस ने कंप्लीट नहीं की। और अब हम देखेंगे थोड़ा सा अलग स्लाइड डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि शांति और उसके ब्रदर ने जो है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है कि जो मिस्टर और मिसेस सिंधे जो है उसका उनके बेटे ने उनके 15,000 रुपये चोरी कर लिए हैं, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विल प्रॉम्प्टली लॉज एंड फायर? तो क्या आपको लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस सिंधे के सन के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ जो एसआई राव है वो जल्दी से एफआईआर जो है फाइल कर लेंगे, एफआईआर लॉज कर लेंगे, ठीक है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ये डिसीज़न लिया जाता है पुलिस के द्वारा कि एफआईआर लॉज करनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो एफआईआर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एफआईआर क्या होती है, देखिए एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। सो इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट पुलिस कैन बिगिन विद इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम। तो किसी भी क्राइम का जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो सबसे पहले एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाती है, ठीक है। द लास्ट स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एफआईआर व्हेनेवर ए पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए कोग्निजेबल ऑफेंस। तो ये बताता है कि कानून ये बताता है कि किसी भी ऑफिसर के लिए ज़रूरी रहता है कि वो एफआईआर रजिस्टर करे जब भी कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, अपराध करता है, जब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। सो जो इंफॉर्मेशन है एफआईआर के लिए, या तो वो रिटन में दे सकता है या फिर ओरली बोलकर बता सकता है। द एफआईआर यूजली मेंशंस द डेट, टाइम एंड द प्लेस ऑफ ऑफेंस, डिटेल्स एंड बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स। तो एफआईआर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइम होता है, ठीक है, डेट रहती है, कहाँ पे ऑफेंस, कहाँ पे अपराध हुआ है, ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर बताई जाती हैं। और इसके अलावा कुछ और बेसिक फैक्ट हैं डिस्क्रिप्शन में, मतलब विवरण दिया जाता है उसका, ठीक है। जो भी डिटेल्स हैं, जो उस घटना के बारे में जो भी बातें हैं, वो सारी चीज़ें जो है एफआईआर में ऐड करवाई जा सकती हैं। सो इफ़ नॉन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज आल्सो मेंशन। और यदि मालूम हो तो एक्यूज्ड पर्सन की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, ठीक है, वो भी बताई जाती है। और उसके अलावा जो विटनेस रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने उस घटना को होते हुए देखा है एज ए एविडेंस के रूप में, तो वो सारी चीज़ें भी एफआईआर के अंदर मेंशन करवाई जाती हैं, बताई जाती हैं। द एफआईआर आल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लाइंट, ठीक है। जो एफआईआर होती है उसके अंदर नाम रहता है और एड्रेस रहता है जिसने कंप्लेन की है। So there is prescribed form in which police register an FIR and it is signed by the complainant। और इसमें एक निर्धारित एक पुलिस का रजिस्टर रहता है जिसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और उसके ऊपर जो शिकायत करता है उसके साइन रहते हैं, ठीक है। द कंप्लेंट आल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। और शिकायत करता जो है उसका ये अधिकार भी रहता है कि वो एफआईआर की कॉपी जो पुलिस से प्राप्त कर सके। तो यही था हमने पढ़ा एफआईआर के बारे में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। जैसे कि हमने शांति केस में देखा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल रहा है, ठीक है, उसी का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या भूमिकाएं रहती हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।